नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। क्रिकेट की चर्चा आजकल चारों तरफ हो रही है। अच्छा हुआ कि नेता क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वरना बैटिंग का विकल्प ही गायब हो जाता। हर कोई देखिए एक दूसरे को आउट करने में लगा हुआ है और बिहार की राजनीति में तो बिल्कुल आउट करने की स्थिति है। हकीकत और आंकड़े राज्य के विकास के संदर्भ में मोबाइल कस्टमर केयर के मैसेज की तरह हो गए, जिसे ना तो सरकार देखना चाहती है, ना ही विपक्ष को इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। जीतन राम मांझी आजकल स्क्रैच करो और इनाम पाओ की शैली में राजनीति कर रहे हैं। बस लोगों के बीच जाइए, घोषणा कर दीजिए, वोट की उम्मीद है, उसके बाद जनता की उम्मीद का क्या होगा ये जनता समझे। ज्यादा सवाल उठाएंगे तो आप पर भी दलितों का अपमान होने का आरोप लगा दिया जाएगा, दलितों के अपमान करने का आरोप लगा दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग दिलचस्प हालात ये हैं कि जीतन राम मांझी जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की ही पहल से बिहार का विकास हुआ है। अब देखिए सारे पहल को पहेली बनाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। घोषणाओं के माध्यम से चुनाव जीतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब घोषणाओं से सावधान रहने को कह रहे हैं, यानी 4 साल आप सावधान रहिए और फिर अगले चुनाव आते ही विश्राम की मुद्रा में चले जाइए। इधर बिहार में देखिए सुशील मोदी साहब जीतन राम मांझी के विषय में अपने बयान वैसे ही बदलते हैं जैसे नरेंद्र मोदी सूट बदलते हैं। चलिए जो भी है, अच्छा ये है, बदलाव अच्छा है, बदलाव हो रहा है, ये भी अच्छा है, कुछ तो बदल रहा है। मान लीजिए चाहे वो सूट हो या खुद को सूट करने वाली राजनीति हो। तो इसी सूट और सूट के अंतर को आज समझने की कोशिश करेंगे। और अब आइए खबरों को समझने का सिलसिला शुरू करते हैं। नीतीश कुमार में देश का प्रधानमंत्री ढूंढने वाले आजकल चुप हैं। बिहार की राजनीति से आगे निकलकर देश को दिशा देने की उम्मीद लगाए समर्थक अब देश छोड़कर देखिए देसी मैदान में कूद रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पर पहले तो हमले कर रहे हैं और अब मामला देखिए बिहार में आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार के लिए मांझी प्रकरण क्या लेकर आया है? क्या ये एक अभिशाप है या उनके लिए एक वरदान है? एक रिपोर्ट देखिए। क्या नीतीश के लिए वरदान साबित होंगे मांझी? क्या मांझी प्रकरण ने खोल दी नीतीश की आंखें? अब हर कदम पर सचेत रहेंगे नीतीश? क्या नीतीश के लिए आएंगे अच्छे दिन? जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी तो नीतीश वापस मैदान में कूदने को मजबूर हो गए। मांझी राजनीति को अपने इशारों पर घुमाना चाह रहे हैं तो नीतीश का सारा ध्यान इस बात पर है कि उनके इशारों पर काम करने वालों की संख्या अब पार्टी के अंदर कितनी है। अपने बेगानों का भेद भूल चुके नीतीश एक बार फिर अपने अपनों की तलाश में हैं। वो अपने जो अगले चुनाव में वफादारी की गाड़ी पर सवार होकर नीतीश के साथ चलते रहें। तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार को मांझी ने जो झटका दिया उसने एक झटके में नीतीश कुमार को हकीकत टटोलने का एक मौका दे दिया है, यानी पार्टी के सच से उनका सामना हो गया। दिल्ली चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के जादू पर सवाल उठाने वाले नीतीश खुद भी कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि सवाल उनके जादू को लेकर भी है। पार्टी के अंदर उनके नाम की कस्में खाने वालों की संख्या घट रही है और उनके नाम से बड़ा नाम बनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सत्ता के बिना वो नहीं रह सकते। वो साबित हो गया है कि नकली चेहरा बाहरे था और असली चेहरा छिपा हुआ था। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या मांझी ने नीतीश कुमार को वक्त रहते संभलने का मौका दे दिया? दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीतने के बाद मोदी लहर दिल्ली विधानसभा के दीवार के बाहर ही रह गई। रणनीति के शाह माने जाने वाले अमित शाह कई दिनों तक बाहर भी नहीं निकले। आने वाली चुनौती के लिए बीजेपी अब प्लान बी तैयार करने में लगी हुई है और यही हालात नीतीश कुमार के भी हैं। एक ऐसे समय में जब पार्टी को एकजुटता दिखानी थी, नीतीश के सामने आरजेडी और कांग्रेस के सहारे समर्थन जुटाने की नौबत आ गई। तो क्या यह मान लिया जाए कि मांझी नीतीश के लिए वरदान साबित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए नीतीश कुमार जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें पहला सवाल यही है कि मांझी प्रकरण के बाद उनकी राजनीतिक दशा और दिशा क्या होगी। ये सवाल सबके जहन में, और सबके जहन में सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार देश में वैकल्पिक राजनीति का रास्ता ढूंढने लगे थे और अब देखिए उनके दल के लोग उनका ही विकल्प लेकर देखिए मैदान में कूद जा रहे हैं।
इसलिए सवाल यह भी है कि नीतीश के लिए वर्तमान राजनीतिक हालात क्या संदेश लेकर आए। कुछ तो नीतीश कुमार को भी संकेत मिल रहा होगा हालात को भांपने के बाद, और इसकी तुलना आप दिल्ली चुनाव से कर सकते हैं। देखिए, महज 8 से 9 महीने पहले जिस दिल्ली ने बीजेपी को सर पर बिठाया, उसी दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी। यह भी देखिए कि किस तरह बीजेपी ने सारी की सारी शक्ति चुनाव में झोंक दी थी। याद कीजिए, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी मैदान में थे। मोदी जी तो घूम घूम कर यह कह रहे थे कि कई मायनों में दिल्ली देश की तरह है, दिल्ली का मूड देश के मूड की तरह है। और इसी दिल्ली में देखिए, एक झटके में बीजेपी को अपना से पराया होने की देर नहीं लगी। दिल्ली ने एक झटके में बीजेपी को एहसास दिला दिया कि लोकसभा का परिणाम विधानसभा में नहीं होगा, और इस परिणाम के बाद देखिए बीजेपी के पास कोई ठोस जवाब निकलकर सामने नहीं आया। और यही हालात अगर आप तुलना करें तो जेडीयू की भी है। नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता मानने वाले आजकल समझ नहीं पा रहे हैं कि दल के बिखराव का सिलसिला जारी क्यों है और इस कदर विरोध के स्वर क्यों लगातार तेज हो रहे हैं। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार को सचेत होने का एक मौका मिला है इस पूरे प्रकरण में। देखिए, मुकाबला आप जानते हैं बीजेपी और नीतीश दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश के लिए ये चुनाव, अगला चुनाव, ये तय करेगा कि बिहार के लोगों के बीच उनकी जो एक छवि रही है विकास की या विकास पुरुष की, वो बरकरार है या गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। और बीजेपी भी ये साबित करना चाहेगी कि जब भी मामला नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार का आएगा तो नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे। तो सवाल यह भी है कि दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी को आईना दिखाने का काम जनता ने किया, बिहार के लोकसभा चुनाव में हकीकत से वास्ता नीतीश कुमार का भी हुआ था। उसके बाद क्या दोनों दलों के लिए संभलने का मौका है? क्योंकि अगर आप बयानों पर गौर करें, स्टेटमेंट्स देखें पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, दिल्ली चुनाव के बाद देखिए बीजेपी के कुछ नेताओं में नाराजगी दिखी। कीर्ति आजाद खुलकर सामने आ गए, उन्होंने विरोध के स्वर तेज कर दिए। अभी तक जिस रणनीति को, जिस स्ट्रैटेजी को अविजित माना जाता था, कहा जा रहा था कि इसके खिलाफ किसी के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, और जिन लोगों को कुशल रणनीतिकार माना जा रहा था, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनकी रणनीति राजनीतिक स्तर पर कभी फेल ही नहीं हो सकती, उन्हें भी देखिए निशाने पर लेने से नहीं चूका गया और बीजेपी के अंदर से विरोध के स्वर उठने शुरू भी हुए थे। यहां तक कि देखिए दिल्ली में स्थिति रही है कि तमाम क्षत्रपों को एक बार फिर से मौका मिल गया कि वो बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आए। देखा आपने किस तरीके से ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर दी और बीजेपी को निशाने पर लिया। और तस्वीर देखिए बिल्कुल यही नीतीश कुमार के साथ भी है। पार्टी के अंदर वो लोग जो केवल नीतीश के नाम के सहारे राजनीति कर रहे थे या उनके नाम पर मान लीजिए जीत कर आए थे, वो भी आज नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार की किरकिरी हुई, उससे बीजेपी लगातार उनको निशाने पर ले रही है। बीजेपी देखिए जेडीयू के अंदर के विरोध को वरदान मान रही है कि चलिए कुछ तो जेडीयू के अंदर हुआ। तो सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर बदली हुई रणनीति की बात कर रही है, तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को भी एक ऐसा मौका मिला कि वो भी आगे सोच समझकर, नारों से आगे निकलकर राजनीति करने की कोशिश करेंगे। अहम बात देखिए बीजेपी और जेडीयू दोनों की स्थिति, दोनों के देखिए हालात एक जैसे क्यों है? क्योंकि बीजेपी की हार के बाद कहा गया कि कुछ लोग ही फैसला कर रहे थे। याद कीजिए आप, बेहद अहम बयान बीजेपी के अंदर से यह कहा गया कि 2-4 लोग हैं जो नेतृत्व पर फैसला कर रहे थे दिल्ली में। पूछा ही नहीं जा रहा था बड़े नेताओं से कि आपकी राय क्या है चुनाव के संदर्भ में या नेताओं को टिकट देने के संदर्भ में। यह भी कहा गया कि बीजेपी के कांग्रेसीकरण की बात हो रही है, बीजेपी कांग्रेस बनने की राह पर है। और यही आरोप अगर आप ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार पर भी लगते रहे। एक लंबी फेहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो कहते रहे कि नीतीश कुमार तानाशाह हैं, वो किसी की राय नहीं लेते हैं, पार्टी के अंदर सवाल नहीं पूछने का हक है। तो सवाल आज की तारीख में यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी बदलाव की बात कह रही है, क्या उसी तरीके से नीतीश भी उससे सीख मानेंगे और एक कदम आगे बढ़ेंगे? एक और तिलिस्म टूटा देखिए, कार्यकर्ता अगर नाराज भी हों तो भी आस्था नेतृत्व में जता ही देंगे। बीजेपी हार इस बात का उदाहरण रही है। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश अब ज्यादा कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ज्यादा एक्सेसिबल होंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए? तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी ने दरअसल टूटने का नहीं बल्कि संभलने का मौका दे दिया? फिलहाल एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। अब देखिए जीतन राम मांझी उत्साह के रथ पर सवार हैं, मंच बदल रहे हैं और घोषणाएं हर बार पहले से बड़ी हो जा रही हैं। जनता की उम्मीदों के सहारे खुद को राजनीतिक सहारा देने की कोशिश हो रही है। पर सवाल इस बात को लेकर है कि बड़ी बड़ी बातें पूरी कैसे होंगी। हालांकि आज एक फटकार उनको जरूर लगी है कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी
स्थिति देखिए। नाम मांझी राजनीति के उसी फॉर्मूले पर निकल पड़े हैं जहां उम्मीद हर नेतृत्व के दूसरे सवालों पर भारी पड़ जाती है। नीतीश कुमार विकास मॉडल के सहारे बिहार में सफल होने की कोशिश करते दिखे, तो मांझी उन्हीं उम्मीदों को ऐसी हवा देना चाह रहे हैं कि मांझी लहर सब पर हावी हो। तो सवाल यह है कि क्या मांझी की घोषणाएं सिर्फ लुभाने का तरीका है? क्या मांझी सिर्फ उम्मीदों के सौदागर बनना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि मांझी की हर घोषणा उन्हें आर्थिक तौर पर कटघरे में खड़ा कर रही है। एक तरफ जहां निवेश के मामले में राज्य पिछड़ रहा है, तो दूसरी तरफ रोजगार देने के वादे किए जा रहे हैं। मांझी विदेश तो घूम आए, पर निवेश के सवाल पर ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भाषण देने के दौरान मांझी सिर्फ नीतीश का गुणगान ही करते रहे, और आज जब नीतीश कुमार से अलग रास्ते पर निकले हैं, तो सवाल 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य के लिए यह है कि मांझी जो दिखा रहे हैं उसमें हकीकत क्या है। मांझी की घोषणाएं हजारों करोड़ की ओर इशारा कर रही हैं। घोषणाओं को बजट में शामिल करने पर बजट का आकार क्या होगा? टैक्स से होने वाली आमदनी सीमित है, तो क्या टैक्स बढ़ाने का खतरा मोल लेगी सरकार? क्या केंद्र की मदद के भरोसे हो रही घोषणा? जो घोषणाएं हो रही हैं उससे राजकोष को फायदा नहीं, राज्य पहले से कर्ज में डूबा है। बजट का 30% से ज्यादा वेतन और पेंशन पर होता है खर्च। ये तमाम बातें हैं जो मांझी की घोषणाओं के सामने सवाल बनकर खड़े हैं। मांझी हकीकत का सामना नहीं करना चाह रहे। रोजगार भत्ता से लेकर मनरेगा कर्मियों को नियमित करने जैसी घोषणाओं को आंकड़ों के लिहाज से देखें तो योजना आकार की राशि पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या मांझी के गरीबी उन्मूलन के नारों में योजना को लेकर इतनी गरीबी है जिसे सिर्फ राजनीति के तौर पर ही देखा जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, मामला सत्ता तक पहुंचने का है, जनता के बीच अपने वर्चस्व को साबित करने का है, और मांझी ने जो घोषणाएं की हैं उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या नारों के सहारे ही नैया पार करने की पूरी तैयारी थी या है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सवाल देखिए बहुत सीधा है, नेताओं की बातों में गंभीरता कितनी है? और यह सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब मामला बिहार जैसे राज्य का हो, जहां विकास के सूचकांक आपको मुंह चिढ़ाते हैं। एक बेसिक बात हम और आप जो समझते हैं वो ये है कि खर्च करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो बिहार में जो घोषणाएं हो रही हैं या घोषणाएं की गई हैं अभी तक, जीतन मांझी साहब ने जो घोषणाएं की हैं वो पूरी कैसे होंगी? हकीकत क्या है? फैक्ट्स क्या है? तथ्य क्या है? आइए उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, अभी एक प्रस्ताव दिया गया कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। अब ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश में हुई थी, उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल बिहार की स्थिति यह है कि जो भत्ता देने की बात कही जा रही है उसके मुताबिक 11,000 करोड़ हर साल सरकार को खर्च करना होगा, और 5 साल तक ऐसी स्थिति रही तो 55 करोड़ हो जाएगा। तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा? इस विषय में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। एक और उदाहरण देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। वित्त रहित डिग्री कॉलेज को सरकारी करने की बात हो रही है। रोजगार सेवक जो होते हैं पंचायत में, उनको नियमित करने की बात भी कही जा रही है। मनरेगा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा हो रही है। यानी जो वो तबका जिसे मांझी साधना चाह रहे हैं उसे रोजगार के सपने दिखाए जा रहे हैं। पर सवाल यह भी है कि आर्थिक मोर्चे पर हमारी तैयारी क्या है, या बिहार की तैयारी है क्या? पहला सवाल तो यही है कि बजट प्लान मद में या बजट प्लान मद के विषय में क्या कोई ठोस प्रिपरेशन तैयारी पहले से है? जवाब ना में आता है। देखिए, जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं उससे गैर योजना मद की राशि को लेकर अजीब हालात पैदा हो गए हैं। और दिलचस्प है, देखिए बेतरतीब तरह से हो रही है घोषणा, और इस घोषणा से 70,000 करोड़ से बढ़कर 90,000 के आसपास पहुंच चुका है। और इसमें अगर आप बेरोजगारी भत्ता वाले पैसों को जोड़ दे जो 11,000 करोड़ हर साल घोषणा हुई है, और मनरेगा कर्मियों को नियमित करने वाली बात भी अगर आप जोड़ लें, इसको भी आप सही मान लें, तो ये 31,850 करोड़ के आसपास हो जाता है। अब देखिए, पहले से गैर योजना मद के लिए निर्धारित है 70,000 करोड़। उसमें अगर आप नए आंकड़े को जोड़ देते हैं, थोड़ा टेक्निकल है पर सच्चाई यही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम और आप मिलकर। मेरे लिए भी बहुत चौंकाने वाली बात है। तो ये कुल मिलाकर पैसा हो जाता है देखिए 1,01,000 करोड़ के आसपास। अब स्थिति क्या है हमारे सामने? स्थिति यह है कि जो बजट पेश होगा वो कुल मिलाकर 1,40,000 करोड़ का होगा, टोटल बजट। और ऐसे में योजना आकार के लिए बचेंगे सिर्फ 38,000 करोड़ या उससे थोड़ा सा ज्यादा।
चलिए इसको थोड़ा और सरल भाषा में हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मान लीजिए कि आप घर से निकलते हैं, 100 रुपए लेकर आप बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए। मान लीजिए आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं। रास्ते में आपको आपके मित्र मिलते हैं, आपको आपके दोस्त मिलते हैं और आप कह रहे हैं कि चलो चाय पानी करते हैं, नाश्ता करते हैं, मान लीजिए। और मान लीजिए कि चाय पानी का बिल आप 50 रुपए भर देते हैं। 50 रुपए से ज्यादा हो चुका है। अब आप तो 100 रुपए निकले थे, 100 रुपए का सामान खरीदना था, 50 रुपए भर चुके हैं, तो दो ही परिस्थिति आपके सामने आएगी, या तो आप कर्ज लेंगे या तो आप खाली हाथ घर वापस आ जाएंगे। यही स्थिति बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी घोषणाओं के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें एक और अहम बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले से ही योजना में कटौती करने की बात कही जा रही है, यानी हमारे पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, इसकी बात कही जा रही है। 70,000 करोड़ से घटाकर देखिए इसे 60 से 62,000 करोड़ करने की योजना सरकार पहले ही बना चुकी है। तो क्या उस वक्त सरकार ने लोगों को गुमराह किया? यानी घोषणा भी हो रही है और कटौती की तैयारी भी है। तो सवाल है कि दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि आप खर्च भी करना चाहेंगे और करेंगे भी नहीं। अगर घोषणाओं का थोड़ा अध्ययन और करें तो पता चलता है कि गैर योजना मद का जो आकार है उसमें करीब 50% की वृद्धि हो जाएगी और इसका असर योजना आकार पर पड़ेगा। अभी जो योजना आकार है वो 40,000 करोड़ का है। केंद्र की मदद आप इसमें जोड़ दें, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे देती है, आप जानते हैं, तो ये 57 से 58,000 करोड़ हो जाएगा। तो सवाल ये भी है कि विकास की गाड़ी आगे राज्य में कैसे दौड़ेगी, क्योंकि एक सीमित आमदनी में बिना प्लानिंग के आप खर्च करने की बात कह रहे हैं, तो ये वाकई दिन में सपने दिखाने वाली बात है। और गैर योजना मद का मतलब होता है कि आपने प्लानिंग नहीं की है, सड़क पर निकल गए और खर्च करना सोच रहे हैं आप, तो घर कैसे आप सामान लेकर वापस लौटेंगे। एक आखिरी बात यह भी है कि सरकार के पास आमदनी बढ़ाने का जरिया क्या है। देखिए, टैक्स से इतनी आमदनी हो नहीं रही है कि सारी की सारी बातें जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो पूरी हो जाए। ऊपर से टैक्स से जो आमदनी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो मांझी जी क्या करेंगे? क्या वो आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ा देंगे? इसका जवाब तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर फिलहाल स्थिति यही है कि सपने दिखाने का सिलसिला जारी है। एक और स्थिति आपको हम दिखाना चाहेंगे, अहम बात। इसी बीच एक और बात देखिए कि जीतन राम मांझी ने आखिरी सियासी दांव खेल दिया है। जीतन राम मांझी ने आरएसएस की तारीफ कर दी है और आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस देश हित में काम कर रहा है और बेहतर काम कर रहा है। पहले मांझी का एक बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आरएसएस के बारे में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, अपना राग है, अपना रास्ता है, वो भी अच्छे है, कर रहे हैं। राष्ट्रवादी देखिए, तो बीजेपी को कर रहे हैं, देश हित में काम। बिल्कुल हम बयान सुनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दिलचस्प मोड़ यहां पर राजनीति में। इस बात को जानते हैं सभी कि आरएसएस एक ऐसी राजनीतिक इकाई है जिसके बारे में कम से कम जीतन राम मांझी का स्टैंड अब तक तो ये नहीं था। ये सभी जानते हैं कि बीजेपी के नीतिगत फैसले, उसमें आरएसएस का एक असर होता है। ऐसे में मांझी ने आरएसएस की तारीफ कर एक नया सियासी दांव खेल लिया। बीजेपी के समर्थन देने पर स्पष्ट रुख नहीं होने से मांझी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मांझी की नैया डूब भी सकती है। ऐसे में आरएसएस की तारीफ कर मांझी मझधार में फंसी नैया को उबारने में लगे। लेकिन क्या ऐसा होगा कि आरएसएस की इस तारीफ से मांझी की नैया उबारने वाले बाहर निकल कर आएंगे? क्या संघ के समर्थन के नाम पर जीतन राम मांझी को बीजेपी का समर्थन मिलेगा? अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर यह समस्या बीजेपी के लिए भी उत्पन्न हो जाएगी। खुले तौर पर आरएसएस के संबंध की बात जग जाहिर भी होगी। छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। और बिहार में देखिए, सहानुभूति के सहारे राजनीति करने की कोशिश हो रही है। ये भी देखिए, जीतन राम मांझी राजनीति को स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के कूचे से बेआबरू होकर निकले मांझी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने का संदेश दे रहे हैं। मांझी जानते हैं कि नीतीश के खिलाफ ऐलाने जंग करने के बाद स्वाभिमान जैसे शब्द उनकी राजनीति को विश्वसनीयता दे सकते हैं। इसलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हर सवाल से मांझी सहानुभूति की ढाल लेकर टकराना चाहते हैं। हम कहते हैं कि राजनीति में आए हो, सेवा के लिए आए हो, जमीर बेच के राजनीति मत करो। और अगर उसमें समझते हो कि जीतन मांझी ठीक कर रहा है, दे नो राइट, नहीं तो चलो हम नमस्ते करके निकल जाएंगे। मांझी जेडीयू पर अपमान का आरोप लगा रहे हैं, तो जेडीयू मांझी के उसी जमीर को टटोलने की कोशिश कर रही है जब मांझी का साथ था और पार्टी के लिए दिन अच्छे थे। जेडीयू को पता है कि मांझी के खिलाफ अगर भविष्य में मुकाबला करना है तो अतीत के पन्नों को ही पलटना होगा।
इसलिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वफादारी की पुरानी कस्मों को ही याद दिला रहे हैं। कहा कि मैं नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलूंगा, नीतीश कुमार की नीतियों को बढ़ाऊंगा और नीतियों पर बढ़ाने के बदले राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को ही क्षति पहुंचाने का। और दूसरी बात है, कोई मुख्यमंत्री भी यदि गद्दी पर बैठता है तो पार्टी के नीति और कार्यक्रमों, जो पार्टी की सोच है, उसके एजेंडे में वह भी रखना चाहिए। मांझी जी ने इसका कुछ भी ख्याल नहीं किया। जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद मांझी दूसरे दलों से भी सहानुभूति की उम्मीद कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार सेटबैक यानी झटके के सवाल पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। यानी मांझी ने मझधार में छोड़ा तो जनता की सहानुभूति की नैया पर सवार होना चाहते हैं। सेटबैक होना था, हो गए। सेटबैक तो मेरा सबसे बड़ा है कि जिस पर विश्वास किया वो भरोसे के लायक नहीं निकला, तो मेरा इससे बड़ा सेटबैक और क्या होगा। मेरा सेटबैक तो वो है। नीतीश और मांझी के बीच की लड़ाई में बीजेपी भी मांझी के बहाने गठबंधन टूटने के पुराने जख्म को कुरेद रही है और इन्हीं जख्मों पर सहानुभूति के लेप की उम्मीद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो तमाशा देख रही है, नीतीश कुमार कहां थे कहां आ गए। बिहार की राजनीति में तमाम योद्धा लड़ने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प ये है कि हर कोई सहानुभूति अस्त्र का प्रयोग करना चाह रहा है। सवाल ये कि एक ही अस्त्र से सभी कैसे जीत पाएंगे। साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।